सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आचार्य और आप देख रहे हैं लिसन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 देखेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले थे। वो तो कुछ दिन वीडियो नहीं आई थी बीच में, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि गर्मी बहुत थी, बरसात चल रही थी तो टाइम नहीं मिला। ठीक है, अब रेगुलर आएंगे और थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश और करेंगे, बट समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था, वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट लाएंगे ताकि जल्दी जल्दी, मतलब शॉर्ट वीडियो लाएंगे 15 मिनट के आसपास, जिससे जल्दी जल्दी कवर हो सके। और पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा बेसिकली, जैसे 12th में है तो 10th वाला, और 11th में है तो 9th वाला, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली अलग से टाइम देना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया अवतल दर्पण, उसको जानेंगे, इसके तथ्य और थोड़ा सा उपयोग। और तीसरा अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, और अपसारी दर्पण कौन सा है। ठीक है, ये जान गए तो दोनों आराम से जान जाएंगे। ठीक है, कोई भारी बात नहीं है, बेसिक क्लियर तो सब क्लियर। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आखिर है क्या? इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसमें होता क्या है, कैसा होता है? देखिए, हमने बताया था गोलीय दर्पण को जब हम बाहर की तरफ से हम पेंट कर देते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण बताया था, यानी कॉन्वेक्स मिरर बताया था, मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था, ऐसे बन रहा था, अंदर की तरफ पेंट कर दे रहे थे तो उत्तल दर्पण बन जा रहा था। तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग बाहर की तरफ इसको पेंट कर देते हैं उल्टा करके। ठीक है, ये हो गया क्या, बाहर की तरफ हम लोग इसको पेंट कर दिए। देखिए, बाहर की तरफ, तो ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका एक सतह क्या हुआ है, उभरा, और एक सतह धंसा हुआ है। तो उभरे वाला में हम लोग पेंट कर दिया, और जो धंसा हुआ है वो क्या बन गया, हमारा अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, तो इसी को बोल दिए हमने अवतल दर्पण। बस ए वाला जो सतह हो, प्रवर्तक सतह, वो धंसा हुआ होना चाहिए, यानी अंदर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया अवतल दर्पण, और इसको एमएन बोल दिया। और बाकी आपको पता होगा कि ये प्रधान अक्ष जाती है, यहाँ पे ध्रुव होता है पी। ठीक है, बाकी छोटा मोटा तो आपको पता होगा कि ऐसे रिफ्लेक्शन अगर करते हैं तो चूंकि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको घुमा के थोड़ा करते हैं ताकि हम लोग इधर बना सकें। ठीक है, ऐसे देखिए, इधर तो थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि लेफ्ट साइड में रहता है तो रखने में अच्छा होता है। ठीक है, इधर ऐसे ऐसे बनाते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर पी हो गया, और ये एम एन क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया ए बी। ठीक है, यहाँ पर केंद्र बनेगा, यहाँ पर फोकस बनेगा, यहाँ पर एक और फोकस बनेगा, F2 F1 C1 C2। ठीक है, ए आपको पता होगा कि दो प्रॉपर्टीज तो आप लोग जानते ही होंगे, मैंने बहुत ही पहले बता दिया था कि जब ऐसे जाती है किरणें तो ऐसे आती है, यानी फोकस से होकर जाती है, ये पता होगा। ऐसे जाती है तो ऐसे आती है, फोकस से जाती है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसी का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, और जब पोल से जाती है तो पोल ऐसे आ जाती है। ठीक है, ऐसे, ये वाला रहने देते हैं अभी। ठीक है, आगे देखेंगे। और जब एक ये जाती है केंद्र से तो केंद्र से ही वापस आ जाती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये 2-3 रूल थे, बता दिया था मैंने इसमें। तो फिलहाल ये नहीं जानेंगे, हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है। तो हो गया अवतल दर्पण क्या है कि भैया गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो होप ये समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण का कुछ पॉइंट्स जानते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है, आखिर प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब ना बहुत ही अलग अलग तरह से बनता है। हम समतल दर्पण पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ सीधा बन रहा था, बराबर बन रहा था बस। लेकिन उत्तल दर्पण पढ़ें तो उत्तल दर्पण में क्या हुआ भैया, सीधा तो बन रहा था लेकिन छोटा बन रहा था, और बहुत ही छोटा बन रहा था। लेकिन इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत तरह के बनेगा। ठीक है, बहुत तरह के मतलब और भी तरह, हाँ बहुत तरह के। जैसे सबसे पहले प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। ठीक है, बड़ा बन सकता है, हाँ, यानी वस्तु रहेगा 2 मीटर का तो उसका प्रतिबिंब हो सकता है 4 मीटर का बन जाए। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का खासियत है। इसमें छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और बहुत छोटा भी बनता है। ठीक है, बहुत छोटा भी बनता है,
वो कैसे बनाएंगे वो किरण आरेख देखेंगे तब। हम अगले वीडियो में किरण आरेख ले आएंगे कि अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। और बराबर भी बनता है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बराबर भी बनेगा। तो बहुत सारा केस बन रहा है, बड़ा बहुते बड़ा, छोटा बहुते छोटा, बराबर, तो 3 तरह के केस बन रहा है। तो ये केसेस के थ्रू हम लोग स्थिति देखेंगे, कंडीशन देखेंगे कि कब रखेंगे तो बड़ा बनेगा, कब रखेंगे तो छोटा बनेगा, कब रखेंगे तो बराबर बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब तीनों तरह के बन सकता है, बड़ा, छोटा और बराबर। समझ गए? मतलब उल्टा कैसे बनेगा, हमने देखा था कि उल्टा ऐसे बनेगा, ऐसे प्रतिबिंब ऐसे है और दर्पण रख दिए तो ऐसे बनेगा। उल्टा है तो सीधा और सीधा है तो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग है। बहुत बड़ा बन गया, उपयोग नहीं है, तथ्य है, ठीक है, फैक्ट्स है। तो ये हो गया हमारा कुछ खास बातें, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और नहीं है। जब हम लोग जानेंगे क्या चिन्ह परिपाटी लेंस दर्पण सूत्र जानेंगे तब वो जानेंगे कि हाँ उसमें बहुत सारा पॉइंट होता है कि इसका फोकस कैसा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, भी कैसा होगा, यू कैसा होगा। तो सब आप आगे जानेंगे जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे दर्पण सूत्र पे तब, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है, कि भैया अवतल दर्पण ऐसा 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 बना सकता है प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग क्लियर कर देते हैं, एक और पॉइंट बना लीजिएगा प्रतिबिंब करके, ठीक है। अब प्रतिबिंब 2 तरह का होता है, आपको पता है, उल्टा और सीधा, ठीक है, उल्टा और सीधा। यानी जो सीधा बनेगा उसे सीधा प्रतिबिंब कह देंगे, उसको एक और नाम से जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। और जो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी एक हो गया इमेजिनरी और एक हो गया रियल। अब इन दोनों को तो आप समझ गए कि भैया जो प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कह देंगे और जो प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कह देंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा परिभाषित आसान शब्दों में तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, समझ गए कि भैया प्रतिबिंब ऐसा होगा सीधा सीधा तो हम बोल देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। उल्टा होगा यानी जब दर्पण के अंदर उल्टा नजर आएगा तो क्या बोल देंगे हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन इसको कर सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, आसान शब्दों में, जो हर कोई समझ जाए, ठीक है। पर इजनामिरर थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं वो टर्म्स मांगता है कि आखिर बनता कैसे है काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद कीजिए समतल दर्पण में मैंने क्या बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, दर्पण में बनेगी। ऐसा तो सब प्रतिबिंब दर्पण में ही बनती है। पर देखिए अगर किरण आरेख दर्शाते हैं ना तो किरण आरेख में क्या होता है, समतल दर्पण ये था, तो जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ना तो वो दर्पण के अंदर हम लोग दिखाते हैं और टूटी रेखा से दिखाते हैं। जैसे ऐसे ये रेखा गया तो ये तो रेखा सही है, लेकिन हम लोग इसको दर्शाते हैं कैसे, देखिए ऐसे टूटी रेखा से, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं टूटी रेखा से। तो दर्पण के पीछे दर्शाते हैं और टूटी रेखा से दर्शाते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब ए है, ठीक है। तो अगर अवतल दर्पण में ही काल्पनिक प्रतिबिंब को देखा जाए तो कैसे बनता है, देखिए कैसे बनेगा। अवतल दर्पण ए है हमारा, ठीक है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए हाँ। अब एक कंडीशन आप लोग यहाँ पर जान जाइए कि ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बन जाता है, ऐसे। तो ये प्रतिबिंब हमारा बन जाता है इस तरह का, ठीक है। तो जब बना तो कैसे बना, ऐसे बना होगा सर, ठीक है, ऐसे बना होगा सर, ठीक है, ऐसे बना होगा, और ए ऐसे गया होगा और ए ऐसे गया होगा, तो ऐसे बन गया, ठीक है। तो जब ऐसे बना तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना यानी सीधा बना, तो सीधा को हम लोग क्या कर दिए, अंदर दिखा दिए, टूटी रेखा से दिखा दिए, ठीक है। तो क्या होगा, फोकस देखिए किरणें आया वस्तु से और परावर्तन होने के बाद चला गया, बट काल्पनिक किरण से क्या हुआ, अंदर की तरफ वो मिलता है, काल्पनिक किरणें जो वस्तु को बना देता है। तो ऐसे करके आप लोग डिफाइन कर सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को। और वास्तविक कैसे कर सकते हैं, जो अंदर की तरफ ना मुड़े, जो मुड़ता हुआ प्रतीत ना हो, मतलब दिखे नहीं, सिर्फ असलियत मिले, उसे हम वास्तविक कह देंगे। असलियत में ऐसा मिल रहा है ना, तो जब हम लोग वास्तविक बनाते हैं यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, कैसे देखिए उल्टा प्रतिबिंब,
उल्टा प्रतिबिंब आती बनेगा कैसे, अवतल दर्पण में ही बोल रहे हैं। देखिए कैसे, केंद्र पे जब रखते हैं तो केंद्र पे ही बनता है, यानी ऐसे रखेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो भैया बना कैसे, देखिए ऐसे फोकस से आया ऐसे, ठीक है, और एक और ऐसे गया और ऐसे आया, तो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, एकदम वस्तु के आकार के बराबर बन जाता है। तो ये हो गया हमारा केंद्र पे। तो जब ऐसे बना तो ये किन्ने दिख रही है साफा कि एक दूसरे से मिल रही है, हमने टूटी रेखा से नहीं दर्शाया है, प्रतीत हो रहा है। ये होता है प्रतीत होना, और एक होता है असलियत में, मतलब एक होता है काल्पनिक, एक होता है रियल में। तो ये रियल में मिलती है किरणें। तो ऐसे कर सकते हैं कि वस्तु के जो किरणें निकलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ मिलती है फोकस के बाद, उससे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती है, असलियत मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल शब्दों में जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक को उल्टा, बस सिंपल। काल्पनिक प्रतिबिंब हमने टूटी रेखा से दर्शाते हैं किरण आरेख में, और वास्तविक को हम लोग सीधा किरण से ही दर्शाते हैं और इधर दर्शाते हैं, यानी दर्पण के इधर, ठीक है, बाहर की ओर दर्शाते हैं और इसको अंदर की ओर दर्शाते हैं। बस ये सब अंतर है, आप लोग समझ सकते हैं। तो एक और टॉपिक हमारा क्लियर हो गया जो कि है प्रतिबिंब, ठीक है। ये बहुत ही बचा हुआ था टॉपिक, तो हमने कर दिया। प्रतिबिंब यानी काल्पनिक और वास्तविक। डिफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो जो आसान शब्दों में है वो भी आप लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही गर्मी है जी। तथ्य हो गया, उपयोग देख लीजिए। अब देखिए, हमने बोला कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, प्रतिबिंब क्या बन रहा था, बहुत बड़ा बन रहा था। अब बहुत बड़ा बन रहा था तो देखिए, जहाँ पर प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है हम लोग का। दाढ़ी बाल बनाते हैं तो बहुत बड़ा हमको प्रतिबिंब चाहिए, क्यों, क्योंकि जब दाढ़ी बनाते हैं तो डिटेलिंग चाहिए, तो उस समय हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। अधिकतर सैलून में होता नहीं है, लेकिन होना चाहिए, और बड़े बड़े सैलून में होता भी होगा, ठीक है, गए होंगे तो ये हो गया उपयोग पहला, ठीक है, यानी बाल दाढ़ी बनाने में। दूसरा, सौर कुकर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो नेट पे सर्च कर लीजिए। सौर कुकर होता क्या है, धूप की किरणों से क्या होता है ना, धूप की किरणों से हम लोग खाना बना सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जब धूप करता है गर्मी के सीजन में, तो उससे सौर एनर्जी से, यानी सौर ऊर्जा से हम लोग खाना बना सकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, यहाँ पे काली वस्तु रख दिया जाता है, यहाँ पे कुछ सामान रख दिया जाता है, जैसे कुकर वूकर, कढ़ाई वढ़ाई, जिसमें खाना बनाना होता है। और जब किरणें दर्पण पे आती है तो अभी अवतल दर्पण का एक गुण है, अभी मैंने बताया था कि अवतल दर्पण अपने पड़ने वाली सभी प्रकाश की किरणें सिर्फ फोकस पे भेजती है, ठीक है, हाँ, फोकस पे भेजती है, ठीक है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, तो फोकस पे भेजती है, यानी क्या, एक ही बिंदु भेज रही है। तो मान लीजिए ना खाना पे भेज रही होगी, तो देखिए कैसे खाना बनेगा, तो सारा किरणें यहाँ पे आ जाएगा, तो हॉट हो जाएगा यहाँ पे क्या स्थान, तो गर्म ज़्यादा होने के कारण से खाना पक सकता है। वैसे ही, ठीक है, तो ये दोनों उपयोग हम कर सकते हैं। एक तीसरा जलाने वाला माइक्रोस्कोप टाइप का होता नहीं है, जिससे जलाया जाता है, एक ही मतलब ऐसा ही गुण वाला, मतलब एक ही बिंदु पे हम जब सौर की किरण करेंगे तो वहाँ पे अग्नि आ सकती है, यानी जल सकता है वो वस्तु, तो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये 3 उपयोग है, ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 3 ही में होता है, एक और होता है, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हेडलाइट देखते नहीं आप, एक ही बिंदु पे करता है, हाँ वो बिंदु बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो एक ही बिंदु होता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज एक ही बिंदु पे करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उपयोग, समझ गए। अब देखिए, ये जो एक बिंदु पे किया ना, उसी को बोल देते हैं, ये नहीं लग रहा है कि सारी किरणें एक ही बिंदु पे मिल रही है। तो हमने बताया था किरणों के प्रकार में अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी बीम, तो वो क्या हो रहा था, एक ही बिंदु पे मिल रहा था। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये देखिए, पॉइंट क्लियर, एक ही बिंदु पे भेजती है इसलिए। अब देखिए, उत्तल दर्पण हमने पढ़ाया था, उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था ना, एक ही बिंदु पे नहीं मिल रही थी, एक ही बिंदु पे नहीं मिल रही थी। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था, अब सारी किरणपुंज आपने पढ़ा होगा, एक बिंदु से फैल जाती है, यही है ना, एक बिंदु पे नहीं मिलती, एक बिंदु से फैल जाती है। तो उत्तल दर्पण में हो क्या रहा था, ये था उत्तल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण ऐसे आया और ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, इसलिए क्या हो रहा था, टूटी रेखा से हम लोग मिला रहे थे, यानी काल्पनिक किरण से मिला रहे थे, ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी। इसमें फोकस से तो जा ही नहीं रही है सर, लेकिन हाँ काल्पनिक में फोकस से ही मिलाते हैं, ठीक है।
काल्पनिक जब बनाते हैं तो ये फैला रही है किरणें, तो एक बिंदु पे नहीं आ रही। जब फैलाएगी किरणें तो उसे अपसारी किरणपुंज कहेंगे, और इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। सिंपल सिंपल। तो बस एक 5 टॉपिक हमारा हो गया क्लियर। तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे क्या, हाँ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, और आवर्धन और दर्पण सूत्र। बस 2 वीडियो और 2 या 1 वीडियो और खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर चैप्टर 2 में चलेंगे जो कि है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह जो भी आपका काम होगा कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।